हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ब्लू प्लेनेट। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ EIA नोटिफिकेशंस 1994 एंड 2006। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं EIA की, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप हिस्ट्री एंड कंसेप्ट ऑफ EIA जो है वो पढ़ लें। पहले मेरे चैनल पर वो अपलोडेड है। और फिर प्रोसेस क्या होते हैं EIA के, जो स्टेप्स होते हैं अलग अलग, जो फ्लो चार्ट है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद इस पर आए लेक्चर पर, ताकि आपको क्लियरली जो है चीज़ समझ आए। वैसे मैं जनरली दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि EIA क्या होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका क्या चीज़ होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जब कोई भी प्रोजेक्ट हम जब जहाँ कहीं भी लगना होता है, उससे पहले उस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के एरिए पे उसके वहाँ के इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, उस चीज़ के लिए फिर कुछ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको EIA कराना होता है। तो फिर जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है उनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट से, तब जाकर वो आगे जा सकते हैं। तो वो होता है EIA। तो उसमें 1994 में एक नोटिफिकेशन आया था और फिर 2006 में उसको हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 23 मई 1986 में। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बना था जब, और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लीगल करना। तो इसको कंटिन्यूटी में क्या हुआ था, क्योंकि पहले 1976 और 77 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री थी, वो ऐसे क्या करते थे, इन्वायरमेंट प्लानिंग कमीशन को बोला था कि यही कोई भी प्रोजेक्ट है जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो उनकी ये करो। लेकिन वो वाला क्या था, लीगली नहीं था। लीगल कब हुआ, अंडर लॉ कब आया, ऑन 27 जनवरी 1994 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाई किया था ये EIA। और इसको क्या किया गया था, EIA को मैंडेटरी किया था अंडर रूल 5 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986। और इसमें कितने प्रोजेक्ट थे, 29 डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए ये किया गया था। और इसमें क्या है, लेजिस्लेशन लाया था अंडर लीगली लाया था। इससे पहले ये लीगली नहीं था ये। तो ये चीज़ की गई थी कब, 27 जनवरी 1994 में। तो इसमें क्या हुआ था, नोटिफिकेशन वाज मेड ऑब्लिगेटरी टू प्रिपेयर सबमिट एन EIA एन EMP एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या किया गया था इसमें, नोटिफिकेशन में बताया था कि क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है EIA, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाना होगा। और वो कौन करेगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है कमेटी होगी, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो लोग ये चीज़ करेंगे। तो इसमें जो कुछ प्रोविज़न बनाए थे EIA ने, कि जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं, उनमें 4 मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इन क्या करना था, पहले कि प्रेडिक्ट करना था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उससे प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उस इन्वायरमेंट पर, उस एरिए के। तो एक तो वो प्रेडिक्शन देनी थी। फिर क्या करना था, वे ढूंढना था, कोई सोल्यूशन ढूंढनी थी, ताकि ऐसे जो बुरे असर पड़ेंगे, एडवर्स जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनको क्या किया जाए, ओवरकम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तीसरा क्या है, शेप करने था प्रोजेक्ट का टू सूट लोकल इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाना था ताकि उसकी वजह से जो लोकल इन्वायरमेंट है वो नुकसान में उसको हार्म ना पहुँचे। चौथा था कि प्रेजेंट द प्रेडिक्शन एंड ऑप्शन टू द डिसीजन मेकर। और ये जो प्रेडिक्शंस हम करते थे, प्रेडिक्शन की, और उन प्रेडिक्शंस की वजह से कि ये नुकसान हो सकते हैं और उनके क्या ऑप्शन हैं जो है अल्टरनेटिव्स क्या हैं कि बेस्ट पॉसिबल, वो वाले फिर डिसीजन मेकर्स को जो डिसीजन देंगे कि प्रोजेक्ट लगना है कि नहीं लगना, उनके आगे ये प्रेजेंट करना था। तो ये 4 मेन जो ऑब्जेक्टिव थे। तो जो EIA नोटिफिकेशन 1994 में आया,
वो क्या है, उसको टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहा, उसका मॉडिफिकेशन होती रही टाइम टू टाइम। तो इस समय अगर करंटली देखा जाए तो लगभग 32 कैटेगरीज हैं प्रोजेक्ट्स की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, जिनका EIA किया जाता है। और इनकी लिस्ट ये है जो करंटली जो हैं इसमें न्यूक्लियर पावर के रिलेटेड प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट, पोर्ट्स एंड हार्बर का, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल 32 कैटेगरीज प्रोजेक्ट्स की हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बल्क ड्रग्स, सिंथेटिक रबर, एस्बेस्टस, हाइड्रोसाइनिक। एक बार आप क्या करें, इसको सारे को स्क्रीन को करके पास करके इसको देख लें। टोटल इनको एक एक बार थोड़ा पढ़ लें। प्रोजेक्ट्स का नाम है थर्मल डिस्टिलरीज प्रोजेक्ट, सीमेंट प्रोजेक्ट हो गया। तो इसमें क्योंकि हमें ये चीज़ लिस्ट में तो आपने ऐसे देखनी है, हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है ताकि बिल्कुल इजी हो जाए आपके लिए कि 1994 में क्या क्या अमेंडमेंट होगी, वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का भी अगर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो और सारी चीज़ें कवर हो जाएं, कोई रह भी ना जाए। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे उस बेस पे। तो EIA नोटिफिकेशन हैज़ फॉलोइंग शेड्यूल्स, इसमें 4 जो मेन शेड्यूल्स हैं EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन के। तो EIA नोटिफिकेशन 1994 जो है, इसके जो पहला शेड्यूल है वो उसमें क्या इंक्लूडेड है, उसमें एक है लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। शेड्यूल जो 1 है, शेड्यूल 1 है जो, उसमें क्या आता है, वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जिनको क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, किससे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा क्या होता है, सेकंड जो है वो क्या आता है शेड्यूल में कि नोटिफिकेशन डील विद द एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरे में आता है एप्लीकेशन फॉर्म, ये याद रखना है आपने। और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये शेड्यूल सेकंड में आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, उसमें फॉर्म में क्या होता है कि प्रोजेक्ट कौन सा लगने जा रहा है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोपोनेंट का कौन है, लोग हैं जो लगाना चाहते हैं, कंपनी कौन सी है। फिर उसमें सब चीज़ें हम डिटेल पढ़ते हैं कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, वो सब चीज़ें फॉर्म में और चीज़ें ये चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे पेजेस का अलग अलग फॉर्म होते हैं, साथ फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, इस तरीके से भरते हैं। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसी में शेड्यूल सेकंड में आती है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल थर्ड, ये क्या होता है, स्पेसिफाई करता है कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। जो EIA करेंगे एक्सपर्ट लोग, वो कमेटी में कौन कौन होंगे, उस कमेटी का जो है कंपोजिशन को बताता है शेड्यूल थर्ड। तो इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से जुड़े होते हैं, जैसे एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक डिसिप्लिन्स ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एयर वाटर पोल्यूशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लोरा फौना कंजर्वेशन वाले, मैनेजमेंट के लैंड यूज प्लानिंग वाले, सोशल साइंस, रिहेबिलिटेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये सारे कमेटी के एक्सपर्ट होते हैं। इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके अलावा क्या होता है कि शेड्यूल 4 में क्या आता है, शेड्यूल 4 में डील विद द प्रोसीजर फॉर पब्लिक हियरिंग। इसमें पब्लिक हियरिंग का प्रोसीजर रखा गया है शेड्यूल 4 में। तो ये याद रखेंगे आप, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या होता है, थर्ड में या 4 में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे शेड्यूल कौन सा, ये वाला जो है एक्सपर्ट कमेटी वाला शेड्यूल थर्ड। इसमें एक्सपर्ट कमेटी में किस किस फील्ड के लोग होते हैं, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। तो ये कमेटी कंसिस्ट बनी होती है कौन कौन से डिसिप्लिन से लोग होते हैं, इकोसिस्टम मैनेजमेंट के, एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लोग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग, फ्लोरा फौना कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लोग, लैंड यूज प्लानिंग के, सोशल साइंस एंड रिहेबिलिटेशन के, प्रोजेक्ट अप्रेजल, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NGOs पर्सन कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये सारे लोग होते हैं जो शेड्यूल थर्ड में आते हैं, जो कमेटी होती है एक्सपर्ट्स की, ये लोग होते हैं ये। इसके अलावा क्या होता है, जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है, उसको वो क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, इकोलॉजिस्ट होना चाहिए या इन्वायरमेंटलिस्ट होना चाहिए। वो उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो टेक्निकल प्रोफेशनल होना चाहिए और उसको क्या हो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस सेक्टर में, जो
जिसके डेवलपमेंट सेक्टर में, ताकि जिसमें को डील करते हैं। इसके अलावा क्या होता है नेक्स्ट साथ में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट जो एजेंसी होती है वो क्या काम करते हैं, एज ए मेंबर सेक्रेटरी काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो इसी के होते हैं ग्रुप के, इसी में जो है कौन, इन्हीं में से को बनाते हैं मेंबर सेक्रेटरी। और चेयरमैन और मेंबर जो हैं मिलकर क्या होते हैं, काम करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं जो कि जुड़े होते हैं इस कमेटी के साथ। तो मेंबरशिप ऑफ कमेटी शैल नॉट एक्सीड 15। और ये कमेटी होती है, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसमें मेंबर में कितनी, कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, तो 15 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, तो क्वेश्चन कभी आ सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है, द एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट लिस्टेड इन शेड्यूल 1 गेट एन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या बताया था 1994 में जो है नोटिफिकेशन में, कि जो भी शेड्यूल 1 में आते थे जो भी प्रोजेक्ट्स, उनको क्लियरेंस चाहिए होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को कंट्री में कहीं भी, तो उनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस। इसमें उन्होंने ये भी लिस्टेड किया था, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस और पब्लिक हियरिंग। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लिस्ट बना है, वहाँ पर इंक्लूडेड है, जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस से या पब्लिक हियरिंग से, ये भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ऑफ द नोटिफिकेशन EIA एक्सपेक्टेड टू कवर एटलीस्ट द फॉलोइंग मैटर्स। हमने शेड्यूल 2 में क्या पढ़ा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट वो इंक्लूड होती है। तो इन चीज़ों में जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी, चाहे वो फॉर्म हो या हम रिपोर्ट बनाते हैं उसमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फिर क्या है, इन्वायरमेंट जो बेस इन्वायरमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन, क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, पोटेंशियल अफेक्टेड इन्वायरमेंट जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे एरियाज़ की। इसके अलावा प्रपोज्ड एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेंगे इन्वायरमेंट पर, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ लैंड यूज़ एंड लैंड यूज़ चेंजेस होना चाहिए, वेस्ट जनरेशन कितना निकलेगा, पानी का कंजप्शन कितना होगा, पावर कंजप्शन कितना होगा, सोशल और हेल्थ इम्पैक्ट पे क्या होगा, ये सारी इंक्लूडेड होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनती है। ये शेड्यूल 2 में आता है। इसके अलावा क्या आता है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन जनरेशन, ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, वो भी इंक्लूडेड होने चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके अलावा रिस्क का असेसमेंट क्या होता है, क्या असेसमेंट किया रिपोर्ट का, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर डिज़ास्टर होता है उसका मैनेजमेंट का प्लान क्या है, वो भी होना चाहिए इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें। एन इंडिकेशन ऑफ लाइकली एरिया टू बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज एक्टिविटी और अल्टरनेटिव्स। इसके अलावा जो एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड होंगे और उनके भी क्या होना चाहिए, उनके लिए भी मेंशन होना चाहिए, और क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं उनके लिए, वो चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा डिटेल्ड इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और इन्वायरमेंट फिजिबिलिटी की मतलब डिटेल जो है वो रिपोर्ट भी इसमें इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कंडीशन जो हैं इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये शेड्यूल 2 की बात है। सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ EIA नोटिफिकेशन 1994, जब से 1994 का डिक्लेरेशन हुआ ना EIA का, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस लाई गई ओरिजिनल नोटिफिकेशन में। और जब से ये बना EIA नोटिफिकेशन तो लगभग 13 जो हैं 11 सालों में 13 अमेंडमेंट की गई हैं, और दोबारा से री इंजीनियरिंग किया गया है 2006 में, दोबारा से फिर इसका ड्राफ्ट बना के नोटिफिकेशन जो है नई लाई गई है 2006 में। तो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं ये नोटिफिकेशन की, वो भी हम एक साथ पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, जो मॉडिफिकेशन हुई थी 1994 के नोटिफिकेशन में, वो 4 मई 1994 में हो गई थी। ठीक है, कुछ ही मंथ्स में जब ये ड्राफ्ट आया था, उसके बाद क्या हुआ था,
जनवरी में जैसे ये आया तो कुछ इस टाइम में के बाद ये क्या हो गया, मई में दोबारा से कुछ मंथ में ये इसकी नोटिफिकेशन के में क्या हुआ, पहली अमेंडमेंट आ गई। While the most amendments diluted the process of environmental clearance process, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो है जैसे अमेंडमेंट होती गई तो जो मुश्किल होता था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना, उसको प्रोसेस को ज़्यादातर अमेंडमेंट्स में क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया, कम किया गया, उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया, इजी किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए इनको स्ट्रेंथन भी किया गया है। ये भी चीज़ें जो हैं वो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें अमेंडमेंट जो हुई वो जो अप्रैल 10, 1997 में हुई, उसमें क्या हुआ था, द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग, EPH जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत, जो अमेंडमेंट 1997 में 10 अप्रैल को हुई थी उसमें। तो इसमें एक चीज़, जब इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग लाई गई तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको क्या किया गया, वर इंटरेस्टेड किया गया टू कंडक्ट द पब्लिक हियरिंग। कौन कंडक्ट कराएगा, उसके लिए किसको बोला गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कराएगा, पब्लिक हियरिंग करवाएगा। ये चीज़ इस अमेंडमेंट में डाली गई ताकि लोगों के व्यूज़ लिए जा सकें और उन अफेक्टेड कम्युनिटी के जो इस प्रोजेक्ट लगने की वजह से अफेक्टेड होगी, और बाकी इंटरेस्टेड पार्टी जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं उनसे क्या है, व्यूज़ लिए जाएं। ये कौन लेगा पब्लिक हियरिंग में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद इट वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द फॉर्मिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग कमेटी टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन द पब्लिक हियरिंग प्रोसेस। इसमें एक चीज़ और भी डाली गई कि पब्लिक हियरिंग कमेटी जो है वो बनाई गई ताकि क्या हो, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके बराबर का, ताकि सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, बोलने का मौका मिल सके। इसलिए पब्लिक हियरिंग कमेटी भी बनाई गई इसमें अमेंडमेंट के तहत। दिस अमेंडमेंट आल्सो मेड सम चेंजेस विद रेफरेंस टू एनवायरमेंट क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर पावर प्लांट्स। अब कुछ ये आता है कभी कभी कि पावर प्लांट्स के लिए अमेंडमेंट किस में की गई, तो इसमें पावर प्लांट के रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई, वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो है अमेंडमेंट आता है वो जून 13, 2002 में। इसमें क्या किया गया, इस अमेंडमेंट में डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट द पर्पस ऑफ द नोटिफिकेशन एग्जेम्प्टिंग मैनी इंडस्ट्रीज फ्रॉम EIA प्रोसेस और फ्रॉम द इंटायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस। इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे या इंडस्ट्री थी जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता था, EIA का प्रोसेस के थ्रू उनको क्या किया गया, रिलैक्सेशन दी गई। तो ये डिपेंड किया लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि कितना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे, उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दी गई। ये अमेंडमेंट हुई थी जून 13, 2002 में। इसमें पहली जो एग्जेम्प्ट किया गया वो पाइपलाइन थी और हाईवे प्रोजेक्ट, पाइपलाइन भी और हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि EIA रिपोर्ट बनाते थे पहले, इनको एग्जेम्पशन दी गई। बट these projects would have to conduct public hearing in all the district through which the pipeline and highway passes। इनको पाइपलाइन और हाईवे को एग्जेम्प्ट तो किया गया, लेकिन इनकी पब्लिक हियरिंग होगी, ये बात रखी गई उन जगहों में जहाँ से वो जिन डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, किसी भी एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट आएंगी स्टेट की, उनके थ्रू अगर कोई पाइपलाइन जाती है या हाईवे जाती है, उस एरियाज़ में क्या होगा, पब्लिक हियरिंग होगी। ये चीज़ रखी गई। उसके बाद क्या हुआ, ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन। कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनको बिल्कुल ही नोटिफिकेशन में क्या उनको एग्जेम्पशन मिल गई। तो इसमें था इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 100 करोड़ फॉर न्यू प्रोजेक्ट। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर 100 करोड़ से क्या है कम है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसको एग्जेम्पशन मिल गई, उसको एग्जेम्पशन दी गई न्यू प्रोजेक्ट को। दूसरा है कि क्या किया गया, अगर 50 करोड़ से कम पैसे लगते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसको या एक्सपेंशन के लिए, जैसे किसी एरिया में ऑलरेडी एक रोड जा रही है, हाईवे जा रहा है और उसकी एक्सपेंशन करनी है, लेकिन पैसा कितना, मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन पैसा कितना लग रहा है, 50 करोड़ से कम लग रहा है, तो उसके लिए ये उसको ज़रूरत नहीं होगी।
या इसी की एग्जांपल है कि अगर वहाँ से कहीं रोड जा रही है, न्यू रोड निकालने लगे हैं, न्यू प्रोजेक्ट है और वहाँ पर क्या है कि 100 करोड़ से कम पैसा लगेगा न्यू की जो केस में, तो उस केस में फिर क्या उसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ रखी गई। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्लियरेंस प्रोसेस हैड वेरी हाई सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको भी क्या किया गया, एग्जम्पशन दी गई, छूट दी गई, चाहे उनका इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पर बहुत था, उसके बावजूद भी क्या किया गया, उसको क्या किया, एग्जम्पशन दी गई। अगर वो क्या हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका पैसा क्या लगता है 100 करोड़ से अगर कम लगता है तो उनको एग्जम्पशन मिली, चाहे वो एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट भी डाल रहे थे तब भी। जैसे कि कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट है तो चाहे अगर उसकी 100 करोड़ से कम का पैसा लग रहा है, उसके कोई सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं, चाहे सोशल की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लोगों का, लेकिन तब भी उसको EIA क्लियरेंस से एग्जम्पशन दी गई। ये भी अमेंडमेंट जो 2002 की थी उसमें चीज़ थी, इंक्लूडेड थी ये। तो नो EIA वाज रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इरीगेशन सेक्टर। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या रखी गई कि कोई भी इरिगेशन का जो सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है उस जिसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है उसको क्या ज़रूरत नहीं है, EIA की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, एडिशनल कमांड एरिया वाज लेस देन, अगर अगर एरिया 10,000 हेक्टेयर से अगर क्या है कम है, और प्रोजेक्ट कास्ट वाज लेस देन 100 करोड़, अगर उसकी कास्ट जो है इरिगेशन सेक्टर वाले जो उस प्रोजेक्ट की अगर पैसा 100 करोड़ से कम लग रहा है, जब उसका एरिया 10,000 हेक्टेयर से कम है, तो इस केस में इरिगेशन जो प्रोजेक्ट वहाँ लग रहा है तो उसको भी EIA की ज़रूरत नहीं है। ये भी इस अमेंडमेंट में रखा था। अब क्या है, अमेंडमेंट जो की गई 28 फरवरी 2003 में, इसमें कुछ चीज़ें जो है लाई गई। इसमें क्या लाया गया, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारों को तो डाइल्यूट किया गया लेकिन कुछ में स्ट्रेंथन भी किया गया। तो इसमें ये बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट जो अरावली हिल्स में, खासकर कौन से प्रोजेक्ट जो कंसिड्रेशन लोकेशन सेंसिटिविटी को देखते हुए कि लोकेशन क्या है, ये सेंसिटिव लोकेशन है, उसको देखते हुए खासकर कौन से अरावली रेंज में जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको EIA की ज़रूरत होगी, उनको EIA करना है। ये रखा गया कि EIA करना ही करना है जो अरावली रेंज में जो प्रोजेक्ट लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, लोकेशन सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो ये इस अमेंडमेंट में जो 28 फरवरी 2003 में हुई उसमें ये रखा गया। नेक्स्ट क्या है, जो अमेंडमेंट हुई 7 मई 2003 उसी साल, द नोटिफिकेशन वाज अमेंडेड टू एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड। इसमें कुछ क्या गया, इस नोटिफिकेशन में लिस्ट को एक्सपेंड किया गया कि कौन कौन से और लिस्ट बढ़ाई गई EIA के लिए। तो इसमें जो रिवर वैली प्रोजेक्ट थे उनको इंक्लूड किया गया, हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट थे उनको भी इंक्लूड किया गया, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अगर होंगे तो उनको भी EIA की ज़रूरत होगी, और इंक्लूडिंग जो फ्लड कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाले सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको EIA करनी होगी। ये इंक्लूड किया गया इस अमेंडमेंट में। तो इसमें भी कुछ स्ट्रेंथन हुआ EIA का प्रोसेस। लेकिन एक्सेप्ट ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इम्प्रूवमेंट वर्क इंक्लूड है, जैसे वाइडनिंग कर रहे हैं, अगर किसी कैनाल की, किसी नहर की अगर हम वाइडनिंग कर रहे हैं और उसकी जो विड्थ है वो बढ़ानी है मैक्सिमम 20 मीटर्स दोनों साइड से, जैसे एक कैनाल जा रही है, ये इसकी विड्थ बढ़ानी है इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी बढ़ानी है, टोटल 20 मीटर तक करना है टोटल। अगर विड्थ बढ़ानी है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या करना है, उसको भी एग्जम्पशन दी गई। अगर 20 मीटर तक है, उससे ज़्यादा होगा फिर नहीं, तब तक उसको दी गई। लेकिन क्या है, प्रोवाइडेड, एक चीज़ बीच में डाली गई, प्रोवाइडेड कि वो नहर जो है कुछ सेंसिटिव एरिया से जो है वो पास नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडेड जैसे नेशनल पार्क से नहीं जानी चाहिए, सेंचुरी से, टाइगर रिजर्व से, या रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उनसे नहीं होती तो ऐसी प्रोजेक्ट को भी एग्जम्पशन दी गई कि वो भी प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सपेंशन की जा सकती है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुई 4 अगस्त 2003 में, ये अमेंडमेंट भी सेंसिटिव लोकेशन के रिलेटेड थी, जो सिमिलर है लगभग इस वाले प्रोजेक्ट से। 2003 में जो प्रोजेक्ट था उसके साथ सिमिलर है ये अमेंडमेंट जो अगस्त 4 2003 में हुई।
तो इसमें भी सेंसिटिव लोकेशन को देखते हुए ये अमेंडमेंट लाई गई। तो इसमें ये बताया गया एनी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, ऐसा प्रोजेक्ट जो कहीं क्रिटिकल पोल्यूटेड एरिया में लग रहा है जिसका रेडियस क्या 15 किलोमीटर की जो है दूरी पर है किसी रिजर्व फॉरेस्ट के, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस रिजर्व, जब ऐसे एरिया से अगर जो 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर के रेडियस के पास है अगर ऐसा प्रोजेक्ट, तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस ज़रूरत होगी। वहाँ भी उसको किसकी क्लियरेंस होगी? उसको EIA की ज़रूरत होगी। और क्लियरेंस किसकी ज़रूरत होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या मतलब है कि जैसे ये कोई प्रोजेक्ट ये रिजर्व एरिया है और इसके 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगना है अगर, तो उसको क्या है क्लियरेंस चाहिए होगी। और किससे चाहिए होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है तो इसमें हम EIA बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। तो उसके बाद एक अमेंडमेंट आई नेक्स्ट जो है वो आई सितंबर 2003 में। इसमें क्या किया गया? साइट क्लियरेंस वाज मैंडेटरी। साइट जो क्लियरेंस है मैंडेटरी की गई फॉर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्सेस एंड रिफाइनरीज। ये वाले जो प्रोजेक्ट थे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्सेस, रिफाइनरी के लिए EIA क्या किया गया? ये भी मैंडेटरी किया गया इस अमेंडमेंट में। और ये याद रखना है आपने। मोर एवर द अमेंडमेंट एडिड दैट नो पब्लिक हियरिंग वाज रिक्वायर फॉर ऑफशोर। लेकिन इसमें एक चीज़ और की गई कि पब्लिक हियरिंग नहीं ज़रूरत होगी कुछ ऑफशोर जो प्रोजेक्ट्स होंगे, समुद्र के किनारे पर होंगे, जो लगभग किसी गांव से 10 किलोमीटर दूर होंगे कोई प्रोजेक्ट, जहां पर किस एरिए में जैसे कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आता है, मैंग्रोव का आता है, कोरल रीफ आता है, नेशनल पार्क आता है, मैरीन आता है, सेंचुरी आती है, रिजर्व फॉरेस्ट आता है, जब ब्रीडिंग एंड स्पॉइलिंग ऑफ फिश है, जो एरिया कोई ह्यूमन हैबिटेशन से 10 किलोमीटर दूर रिजर्व एरियाज हैं ये, और समुद्र के किनारे पर हैं, तो ऐसे एरियाज़ में पब्लिक हियरिंग नहीं कराई जाएगी। तो ये वाला प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि अगर ये समुद्र है कहीं, कोई ये वाला जो है समुद्र का एरिया है और इसके पास वाले जो है एरिया हैं सेंसिटिव एरियाज़ हैं, कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कोई मरीन पार्क है, या कुछ भी है, और ये 10 यहाँ से जो ह्यूमन हैबिटेशन है लगभग कोई गाँव है, या कुछ और 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इधर है कहीं, तो इस एरिया में पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। ये चीज़ भी क्या थी? कराई गई थी। उसके बाद अमेंडमेंट हुई 7 ऑफ जो है अमेंडमेंट गई 7 जुलाई 2004 में। इसमें क्या किया गया कि इट मेड EIA मैंडेटरी की गई फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए। तो ये याद रखना है, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जो है EIA मैंडेटरी किया गया अकॉर्डिंग टू द 7 जुलाई 2004 अमेंडमेंट। तो नेक्स्ट जो है द 13th अमेंडमेंट आई ऑन 4 जुलाई 2005 में। जो 13th अमेंडमेंट आई उसमें अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स एंड हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जिसको लीज एरिया है 5 हेक्टर से ज़्यादा टेकन विद प्रायर इन्वायरमेंटल, इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। इन सारे प्रोजेक्ट्स को ये रखा गया इस जो अमेंडमेंट की गई इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट मे ऑन द केस बेसिस इन पब्लिक इंटरेस्ट लैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ obtaining प्रायर क्लियरेंस एंड मे सेटिस्फाई द इटसेल्फ ग्रांट टेम्परेरी वर्किंग परमिशन। इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ और दी गई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो क्या करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है उनको लगाने के लिए क्या करेगी, EIA के लिए उनको कुछ रिलैक्सेशन देगी इन्वायरमेंट क्लियरेंस से। और क्या होगा, ताकि काम चलता रहे उसके लिए वर्किंग के लिए परमिशन दे देगी। लेकिन क्या है, ये परमिशन जो देगी वो 2 सालों तक क्या होगा, वो वैलिड होगा। और उसमें उसके दौरान भी ये नहीं है कि उनको पूरे तरीके से क्लियरेंस मिल गई, उनको क्लियरेंस फिर भी क्या होगा लेनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि वो प्रोजेक्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकें। ये क्या होगा, टेम्परेरी वर्किंग परमिशन होगी
और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वही के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी। ये सिर्फ एक क्या होगा, सिंपल परमिशन दी जाएगी, इस अमेंडमेंट में लाया गया, दी जाए ताकि प्रोजेक्ट चलता रहे। इसके बाद देयर वाज ए वाइड स्प्रेड ऑफ ओपिनियन दैट ईआई नोटिफिकेशन नॉट एबल टू एड्रेस ऑल द कंसर्न। इसके बाद जो मेन चीज़ आई कि जो ईआई नोटिफिकेशन 1994 था उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमियां थी, बहुत सारी कमजोरियां थी, वीकनेस थी। तो ये चीज़ें भी ओपिनियन सब लोगों का था, और इसकी वीकनेस की वजह से ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्या किया, इनिशिएट किया प्रोसेस, और क्या किया, इसको मॉडिफिकेशन भी की, इसके वो टाइम टू टाइम देखो अमेंडमेंट भी करते रहे। और फिर क्या हुआ, 15 सितंबर 2005 में क्या किया गया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एक पब्लिश किया गया और पब्लिक कमेंट के लिए। और फिर 2006 में देख न्यू नोटिफिकेशन ले आए। सितंबर 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, एक नई नोटिफिकेशन लाई। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, इसको फिर ईआईए को लाया 2006 के ईआई नोटिफिकेशन को 1994 के बाद। और क्या किया गया, इसको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को क्या किया 2009 में फिर लोगों के लिए भी, पब्लिक कमेंट के लिए भी क्या है, उसको पब्लिश कर दिया गया ड्राफ्ट को। तो क्या कि लोग क्या करें, उस पर कमेंट कर सकें। लेकिन इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट थी फॉर सिविल सोसाइटी के लिए, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस प्रोसेस थे उनको डाइल्यूट किया गया था, उसको क्या किया था, फ्लेक्सिबल और आसान किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कुछ मेजर रिस्क थे इन्वायरमेंट के रिलेटेड, उनमें क्या था, वो प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट थी ये इस सिविल सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में क्या हुआ कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट नोटिफाई किया इसको, इस ड्राफ्ट को 2006 में, और इसको नोटिफिकेशन पब्लिक कमेंट के लिए फिर इसको डाल दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआई नोटिफिकेशन टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड। जो मेन ऑब्जेक्टिव था ईआई नोटिफिकेशन का जो 2006 में आया, उसका ये था कि जो 1994 में जो कमियां थी उसको दूर किया जाए। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लाई गई जो कि ओल्ड और नोटिफिकेशन में नहीं थी कि, और जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने बोला कि हमने ये बहुत सारे स्टेक होल्डर के फीडबैक के बाद इसको लाया है। तो अब क्या है, दो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन न्यू नोटिफिकेशन ओवर द प्रीवियस वन। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी थी पहले से, लेकिन क्या था, ये सारी एक्सपेक्टेशंस को क्या करता था, पूरा नहीं कर पाता था। ये क्या था, स्टेक होल्डर के हिसाब से और सिविल सोसाइटी और एनजीओज़ के हिसाब से पूरे तरीके से ये जो है सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करता था। न्यू नोटिफिकेशंस है ट्राइड ब्रिंगिंग इन मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द प्रीव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस। न्यू नोटिफिकेशन में और ज़्यादा नंबर ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लाए गए इसके बीच में, और इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो दोबारा रिवाइज़ की गई। और उसमें मैंने बताया कि सी एनेक्सर 1 में वो आप दे सकते हैं 32 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप दे सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को जो कैटेगरी है, इन प्रोजेक्ट्स को ईआई की ज़रूरत होती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज़ नो कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट ईआईए बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें एक चीज़ जो है वो ये चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के बेस पर जो है कैटेगराइजेशन नहीं की गई है। पहले था कि इतने करोड़, 100 करोड़ से कम लगागा तभी हम करेंगे, 50 करोड़ से। इसमें क्या है, साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट को जो है क्लियरेंस लेनी होगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस थी। तो मेजर डिफरेंस जो है इन द ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में जो पहले आया था 1994 में से, कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज की गई थी पावर। जो सेंटर की मेन जो बड़ी पावर थी उसको हटाकर क्या किया गया था, स्टेट को भी पावर दी गई थी। ये जो मेजर जो स्टेप है इसमें, इस नोटिफिकेशन में। अर्लियर जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको सबको कैटेगरी शेड्यूल 1 में रखते थे, उनको सबको क्या करते थे, शेड्यूल 1 में रखते थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, क्लियरेंस देती थी। लेकिन न्यू नोटिफिकेशन में क्या किया गया है कि स्टेट्स को भी पावर दी गई हैं
कि साइज़ और कैपेसिटी और एरिया के हिसाब से स्टेट भी क्या करेगी, क्लियरेंस देगी। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है इस नोटिफिकेशन में, क्या किया गया, प्रोविज़न बनाया गया है साथ में कि एक्सपर्ट पैनल्स बनाए गए हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। उसमें क्या है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ये स्टेट लेवल के लिए बनाई गई है। स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है, जिसको बोलते हैं SCAC, जो इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो दिस इज़ ए गुड अटेम्प्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो बर्डन होता था सारे प्रोजेक्ट्स पे रिपोर्ट को क्लियरेंस देना, उसका बर्डन कम हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि इस वजह से कुछ जो है मिसयूज़ भी हो सकता है प्रोसेस में, क्योंकि स्टेट्स को तो चाहिए डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। तो उसमें क्या पता वो किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि नुकसान पहुंचाता हो उसको भी कहीं क्लियरेंस ना दे दे। तो ये एक ड्रॉबैक भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। न्यू नोटिफिकेशन हैज़ फेल्ड टू मेंशन इफ देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट बाई सेंट्रल। और न्यू नोटिफिकेशन में ये भी नहीं बताया गया है कि जो स्टेट लेवल जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देगी उसमें कोई सेंटर जो है वो क्या करेगा, कोई मॉनिटरिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो द प्रपोज नोटिफिकेशन आल्सो टॉक अबाउट द स्कोपिंग विच वाज कम्प्लीटली मिसिंग अर्लियर। स्कोपिंग जो थी वो पहले 1994 में उतनी बड़ी जो है उसको मेंशन नहीं किया गया था। इसमें ज़्यादा इसको किया गया है, ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर दिया गया है। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्कोपिंग में एक आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो पहले नहीं होता था। अब यह टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज़ ए पार्ट ऑफ स्कोपिंग है, जिसमें स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी जो स्टेट के लेवल की होती है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी जो सेंट्रल लेवल की होती है, ये डिसाइड करते हैं कि जो कि प्रोपोनेंट होता है, जो प्रोजेक्ट लगाने वाला होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर TOR फॉर द प्रोजेक्ट। और क्या होता है, इफ़ नीडिड, अगर ज़रूरत पड़े तो ये स्टेट लेवल की कमेटी और जो सेंट्रल लेवल की कमेटी है ये विज़िट करते हैं साइट पर, पब्लिक कंसल्टेशन कराते हैं और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू बी पोस्टेड इन द वेबसाइट फॉर पब्लिक व्यूइंग। और जब TOR बन जाता है फाइनली तो उसको क्या किया जाता है, वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि पब्लिक व्यू कर सके इसको और अपने कमेंट दे सके। दो दिस seems good on paper, however the proponent itself is providing the information for finalization of TOR। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है वो फील्ड में जाकर ही करें, कुछ चीज़ें जो हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस की प्रोपोनेंट खुद ही बना कर देता है, इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी कमी होती है इसमें। और क्या होता है कि कंपलसरी नहीं है कि पब्लिक कंसल्टेशन करवाई जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए भी, तो ये चीज़ भी एक कमी है इसमें। फर्दर इफ़ द EAC, अगर जो है एक्सपर्ट कमेटी है, एक चीज़ हो रहा है कि अगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है स्टिपुलेटेड जो गिवन टाइम के अंदर जो है अगर वो उसको फाइनलाइज नहीं करते तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो प्रोजेक्ट लगाने वाला होता है लेके आता है, वो फिर अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस को क्या करता है उसी के साथ आगे जाता है। अगर ये कमेटी फेल हो जाती है उसको फाइनलाइज करने में टाइमली। तो उसके बाद नेक्स्ट है, दो देयर इज़ ए क्लियर अप्रेजल इन द EIA प्रोसेस देयर इज़ नो मेंशन ऑफ पोस्ट मॉनिटरिंग, ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ EIA। यहाँ पर देखो अप्रेजल किया जाता है, EIA प्रोसेस सारा दिया हुआ है, लेकिन EIA के बाद क्या मॉनिटरिंग कैसे होगी वो चीज़ भी यहाँ पर मिसिंग है नोटिफिकेशन 2006 में। तो द एरिया वेयर देयर कुड बी हैव बीन ए मेजर इंप्रूवमेंट इन एनवायरमेंट क्लियरेंस पब्लिक कंसल्टेशन न्यू EIA प्रोसेस मेजर डिसअपॉइंटमेंट। क्या है कि पहले पब्लिक कंसल्टेशन जो है ज़्यादा होती थी, लेकिन न्यू में उसको कम कर दिया गया, ये भी एक बड़ी जो है मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। द पब्लिक कंसल्टेशन वाज अर्लियर डन विल स्टिल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस वेयर देयर इज ए लिटिल स्कोप फॉर द पब्लिक टू प्ले एनी एक्टिव रोल। पब्लिक कंसल्टेशन जैसे पहले होती थी अब भी होती है, जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पूरी वो बन जाती है उस समय एंड में, तो लेकिन क्या होता है कि पब्लिक पूरे तरीके से एक्टिवली रोल प्ले इसमें नहीं करती। तो जो न्यू नोटिफिकेशन है इसने कुछ चेंजेस लाई हैं जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन को क्या किया है, वीक किया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन इन न्यू नोटिफिकेशन विद द पब्लिक कंसल्टेशन कैन टोटली बी
ई फॉरगॉन इफ द अथॉरिटीज फील द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पब्लिक कंसल्टेशन, अगर अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, ऐसी ही नहीं है कि पब्लिक कंसल्टेशन कराई जाए, तो उसमें वो पब्लिक कंसल्टेशन को क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये चीज़ भी है इस न्यू नोटिफिकेशन में। तो पब्लिक कंसल्टेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस को डिवाइड किया गया है दो चीज़ों में। पब्लिक हियरिंग कराई जाती है कंसल्टेशन में लोकल लोगों के साथ, क्या किया जाता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनकी रिटर्न में लिया जाता है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी है उनको उनसे रिटर्न में लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें करने की वजह से एनजीओ और सिविल सोसाइटी वगैरह ये हिस्सा नहीं ले पाते पब्लिक हियरिंग में, तो ये भी क्या है, एक तरह की कमी आती है जो कि इस प्रोसेस को क्या करता है, वीक करता है पब्लिक कंसल्टेशन को। तो द फोकस ऑन न्यू नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंटायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस। जो न्यू नोटिफिकेशन है इसने क्या किया है, इसकी वजह से जो टाइम लगता था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में वो क्या है, कम लगता है। अब पहले क्या होता था कि रैपिड ये जब करते थे तो 14 से 15 महीने तक लग जाते थे। अब रैपिड ये 3 मंथ्स में हो जाता है, 3 मंथ्स में हो जाता है, एक ही सीज़न में होता है। हमने पढ़ा था पहले भी एक पहले वाले लेक्चर में। और क्या होता है कि जो कंप्रीहेंसिव ईआईए होता है उसमें 21 और 28 महीने के अंदर ईआईए होता था जब 1994 में वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें। जबकि न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है अब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट ए की कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट हैं उनकी जो ईआईए का प्रोसेस पूरा 12 मंथ्स में, लगभग 1 साल के अंदर हो जाता है। रैपिड तो मैंने बताया कि 3 मंथ में हो जाता है, और पूरा का पूरा जो है ईआईए प्रोसेस 1 साल के अंदर हो जाता है। जबकि पहले जो है बहुत टाइम लगता था, कंप्रीहेंसिव को 21 से 28 महीने तक टाइम लग जाता था। तो देयर सीम टू बी नो जस्टिफिकेशन फॉर द दिस एंड मे रिजल्ट इन कंप्रोमाइजिंग द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस। अब ये चीज़ है कि इसमें क्या है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी में कमी आई है ईआईए के प्रोसेस में। ये चीज़ हमें अब देखने को मिली है। और हम क्या देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर हम पढ़ते हैं कि कौन होते हैं स्टेक होल्डर, वो होते हैं जो ईआईए प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं बहुत सारे लोग। इसमें दोज हु प्रपोज द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो लोग। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट के, वो होते हैं जो ईआईए की रिपोर्ट बनाते हैं वो। उसके बाद पब्लिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, स्टेट हो या नेशनल के हो, पब्लिक हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इसके अलावा वहाँ के लोग, पब्लिक जो अपने ओपिनियन बताते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होती है, और रीजनल सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से होते हैं, ये लोग जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। ये सारे होते हैं स्टेक होल्डर। उसके बाद सैलेंट फीचर क्या, 2006 अमेंडमेंट ऑफ टू ईआईए नोटिफिकेशन का। तो ये कुछ पढ़ेंगे इसमें कि ईआईए को नोटिफिकेशन 2006 में कुछ सैलेंट फीचर हैं क्या आए हैं वो। तो उसमें 2006 में है डिसेंट्रलाइज द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट बाई कैटेगराइजिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2 कैटेगरीज। इसमें पहली बात तो ये की गई है कि जो सेंटर की पावर थी उसको कम किया गया है इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें क्या है, स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि वो भी क्लियरेंस दे सकते हैं, कुछ सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं उनको। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक होती है कैटेगरी प्रोजेक्ट ए, जिसको नेशनल जो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अप्रेजल देती है, वो अप्रूव करती है। और कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये चीज़ की गई है जो इम्पॉर्टेंट है, जो नोटिफिकेशन 2006 में आया उसके अकॉर्डिंगली। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट आर अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल, इनको अप्रूवल मिलता है नेशनल लेवल पर। उसमें कौन करता है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी आईईए एंड एक्सपर्ट अप्रेजल एजेंसी ईएसी जो हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं, ये करते हैं। और दूसरा जो होता है कैटेगरी बी, जो प्रोजेक्ट आर अप्रेज्ड एट स्टेट लेवल, बी वाले जो हैं इनको अप्रूवल मिलता है स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल जो होता है, जिसको वो लेवल जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 30 होती है जो एक, और स्टेट लेवल एक्सपर्ट लेवल अप्रेजल कमेटी SECA आर कंस्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्लियरेंस टू कैटेगरी बी प्रोसेस। जो बी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट बी वाले कैटेगरी के,
इनको ये अथॉरिटी SIEAA और SEAC ये लोग क्या करते हैं, ये क्लियरेंस देते हैं। तो ये एजेंसीज बनाई गई हैं इस एक्ट के जो बनाया है नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंगली। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, नेट में आता है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है कि 2006 में जो है ये साइकिल जो है 4 स्टेजेस में पूरी होती है। पहला होता है स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर पब्लिक हियरिंग, फिर अप्रेजल। कई बार आ जाता है कि सीक्वेंस वाइज बताओ कौन कौन से होता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर स्कोपिंग, फिर पब्लिक हियरिंग, फिर अप्रेजल होता है। ये 4 जो हैं स्टेप्स होते हैं। पहले के 8 होते थे कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर प्रेडिक्शन देते थे, वो असेसमेंट करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी तब मॉनिटरिंग। तो ये अब 4 स्टेप्स में होता है। तो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनको ज़रूरी चाहिए होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनको देती है। इस वजह से ऐसे प्रोजेक्ट को इन स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। प्रोजेक्ट जो ए होते हैं उनको स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, याद रखना है आपने। और क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग क्या चीज़ होती है, स्क्रीनिंग में हमने पढ़ा था पहले भी कि स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है कि नहीं, वो चीज़ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कैटेगराइजेशन कर दी हमने पहले ही, तो हमें ए वाले जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो सेंटर के अंडर होते हैं और उन सबको EIA की ज़रूरत होती है, इसलिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत इनको नहीं है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है इनको EIA करना है कि नहीं करना, क्योंकि इनको EIA करना ही करना है। दूसरा होता है कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स, जो क्या होते हैं, इनमें स्क्रीनिंग होती है, पहली बात है। फिर स्क्रीनिंग करके पता लगाया जाता है कि किस प्रोजेक्ट को EIA की ज़रूरत है और किसको नहीं। जिनको EIA की ज़रूरत होती है वो B1 होते हैं, और ये क्या इनको ज़रूरी होता है कि इनकी EIA की जाए। और जो स्क्रीनिंग करके पता चलता है कि प्रोजेक्ट B2 हैं, इनको EIA की ज़रूरत नहीं होती पूरे तरीके से। 10 कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी जो बी प्रोजेक्ट हैं इनका कंप्लीट EIA होता है प्रोसेस, जबकि जो प्रोजेक्ट B2 होते हैं इनको EIA की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरी आपने याद रखना है। तो थैंक यू बोलने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसको और क्लियर करने के लिए कि 1994 और 2006 में क्या डिफरेंस है, तो वो वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन 1994 एंड 2006 जो है उसमें क्या डिफरेंस है मेजर, वो हम पढ़ेंगे। तो उससे और भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।